नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का कॉग्निटिव ऐप में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी की जितनी भी क्लासेस इस ऐप में आप पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और प्रत्येक परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न बनते हैं वो आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस ऐप के माध्यम से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आप अब एक अभिभावक हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस सेशन को आप जरूर से जरूर उनको दिखाएं। जितने भी डाउट हैं वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज हिंदी के टॉपिक में सबसे बेहतरीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा उपयोगी, कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला। आइए देखते हैं कौन कौन से जो प्रश्न हैं जो लगातार पिछले 10 सालों में बने रहते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में, सबसे पहले वर्णमाला में वर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम वर्ण की बात करेंगे, याद रखिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कि सबसे बड़ी क्या होती है? भाषा होती है। भाषा किससे मिलकर बनती है? भाषा हमेशा वाक्य से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? वाक्य से मिलकर बनती है। वाक्य किससे मिलकर बनता है? उपवाक्य से। उपवाक्य से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। भाषा वाक्य से मिलकर बनती है, वाक्य उपवाक्य से मिलकर बनता है। उपवाक्य किससे मिलकर बनता है? पद बंध से मिलकर बनता है। और पदबंध किससे मिलकर बनता है? पद से। पद किससे मिलकर बनता है? शब्द से। और शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्ण से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण हो गई। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। यहां पर हम आपको और चीज बता दें, यहां पर वर्ण के कई अर्थ होते हैं, समानार्थी आप जिसे कहेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें वर्ण की, तो वर्ण का मतलब क्या होता है? एक जाति विशेष भी होता है। क्या होता है? देख लेंगे। इसको हम जाति भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम ब्रह्मा भी है, याद रखिएगा। क्या? ब्रह्मा भी इसको कहते हैं, वर्ण। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण का मतलब क्या होता है? मोक्ष भी होता है। ये इतने नाम है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ण का समानार्थी है। तो अगर ऑप्शन में आपको जाति मिलता है तब भी सही होगा, मोक्ष मिलता है तब भी सही होगा, अक्षर मिलता है तब भी सही होगा, ब्रह्मा मिलता है तब भी सही होगा। एक शब्द और आता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट या रंग कहते हैं, रंग। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। मूल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में? 52 है। और इन्हीं 52 मूल वर्णों को हम हमेशा 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 5 टाइप्स में पढ़ेंगे। देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे हिंदी में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। तो हिंदी में स्वरों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 11 होती है। याद रखिएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये तो पहला हो गया। इसके बाद हम इसी वर्णमाला में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 33 होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद नंबर 3, अयोगवा। अयोगवा, हिंदी में अयोगवा की संख्या 2 होती है। याद रखिएगा, हिंदी में अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद नंबर 3 पर नंबर 4, इसके बाद आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 2 होती है। हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद नंबर 5 में आएगा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब हमने अगर इसको हम क्या करें, इसका क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। देखेंगे 11 33 कितना होता है? 44 होता है। 44 तो कितना होता है? 46 होता है। 46 तो कितना होता है? 48 होता है। और 48 4 कितना होता है? 52 होता है। ये रहा आपका क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन देख लेंगे। हम वर्णमाला में सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अयोगवा पढ़ेंगे, इसके बाद हम उच्छिष्ट व्यंजन पढ़ेंगे, इसके बाद हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। और आज हम इसी टॉपिक पर जितने भी ये टॉपिक हैं हम इस पर बात कर लेंगे। एक चीज और बता दें आपको हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि उच्छिष्ट व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। याद रखिएगा, उच्छिष्ट व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं?
द्विगुण व्यंजन, इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, 33 होती है। इसके बाद अयोगवा की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर हम एक एक को हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करते हुए चलेंगे, एक एक का हम वर्गीकरण करते हुए चलेंगे। सभी लोग लगातार आपको इस ऐप के माध्यम से जितनी भी क्लासेस हैं, वो चाहे साइंस की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे हिंदी की क्लास हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, मूल ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। जो मूल वर्ण होते हैं हिंदी में, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई, 52 होती है। इसको और अच्छे से सभी लोग लिख लेंगे, मूल वर्णों की संख्या 52, कॉपी पर नोट कर लेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनता है। हमने आपको बताया था जो मूल वर्णों में से हमने उसको 5 भागों में डिवाइड किया। हमने सबसे पहले हमने डिवाइड किया था स्वर, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इसके बाद व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। फिर हमने आपको बताया अयोगवा की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 5 भागों में डिवाइड करने के बाद हमने आपको स्वर पढ़ाए। ये देखिए, सबसे पहला हमने आपको ह्रस्व स्वर पढ़ाया, दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर हो गया, और तीसरे नंबर पर आपका संयुक्त स्वर हो गया। इतनी बात। 25 स्पर्शी व्यंजन देखेंगे कौन कौन से हैं। हम कह सकते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, या का से लेकर मां तक। याद रखिएगा, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक या का से लेकर मां तक, ये आपके 25 स्पर्शी व्यंजन है। मुख के अलग अलग भागों के पार्ट से क्या होते हैं, स्पर्श करके निकलते हैं, इसलिए इनका नाम स्पर्शी व्यंजन है। ठीक, याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, या हम कह सकते हैं का से लेकर मां तक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन हैं। सबसे पहले हम का वर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, का वर्ग की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा इधर लिख दें। सबसे पहले हम का वर्ग की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम चा वर्ग की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, टा वर्ग की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम का चा टा ता वर्ग की बात करेंगे, फिर हम पा वर्ग की बात करेंगे। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इतनी बात क्लियर। अब देखिए कौन कौन से हैं, का, चा, टा, ता और पा। इसके बाद दूसरे जो दूसरे वर्ण हैं कौन कौन से, सभी वो होते हैं खा, छा, ठा, था और फा। इसके बाद तीसरे गा, जा, डा, दा और बा। तो काचा टाटा पा, खाचा टाटा फा, गाजा टाटा फा, और इसके बाद घा, झा, ढा, धा, भा। और लास्ट में आते हैं अंगा इयाणा नमा। अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। तो ये आपके हो गए स्पर्शी व्यंजन 25। याद रखिएगा, ये आपके 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। लास्ट में क्या है, मा। शुरुआत कहां से होती है, का से होती है। तो अगर हम का वर्ग की बात करेंगे तो 5 आएंगे, का, खा, गा, अंगा। चा वर्ग की बात करेंगे तो चाचा, चाचा, इया। टा वर्ग की बात करेंगे तो टाठा, डा, डा। और ता वर्ग की बात करेंगे तो ताथा, दादा, ना। और पा वर्ग की बात करेंगे तो पापा, बाबा, आपका माँ हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, जो का वर्ग है आपका, का वर्ग का उच्चारण हमेशा कंठ से होता है। याद रखिएगा, का वर्ग का उच्चारण हमेशा कहां से होता है भाई, कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण हमेशा कहां से होगा, याद रखिएगा, ये चा वर्ग का उच्चारण हमेशा तालु की सहायता से होता है।
इसीलिए ये सभी तालव्य वर्ण है। टा वर्ग का उच्चारण हमेशा कहां से होता है? मूर्धा की सहायता से होता है, याद रखेंगे मूर्धा, और ये दंत की सहायता से, दंत की सहायता से, और ये सभी हो जाएंगे ओष्ठ की सहायता से। ये याद रखिएगा। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता दें, याद करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगी? तो शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगी के टी एम डी ओ। कंठ, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग टी से तालु हो जाएगा, टा वर्ग एम से मूर्धा, टा वर्ग बी से दंत, और पा वर्ग ओ से ओष्ठ हो जाएगा। के टी एम डी ओ याद कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ याद कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो उच्चारण स्थान की बात हो गई। अब यहीं पर आप देख लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ और फैक्ट देख लेंगे। हम 25 स्पर्शी व्यंजनों की बात कर रहे हैं, देख लेंगे। लास्ट के जो ये अक्षर हैं आपकी, ये वाले, ये आपके 5 अक्षर जो हैं, इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, इनका नाम है पंचमाक्षर। अपने ही वर्ग के सभी 5 अक्षर हैं, ये क्या है? लास्ट अक्षर हैं। अपने ही वर्ग के सभी 5वें अक्षर हैं, इसीलिए इनको पंचमाक्षर कहते हैं। इन सभी का उच्चारण ना की सहायता से होता है, इसीलिए इनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, नासिक के व्यंजन कहते हैं। या इनका इस्तेमाल हम अनुस्वार की करते हैं। किसकी तरह करते हैं? अनुस्वार की तरह करते हैं। और इनको अशुभ अक्षर भी कहते हैं। याद रखिएगा, अशुभ, अशुभ वर्ण कहते हैं, क्योंकि कोई भी कवि अपनी कविता की शुरुआत इन 5 वर्णों से नहीं करता है, इसलिए इनको अशुभ वर्ण कहते हैं। तो इनके 3 नाम और हो गए। सिर्फ अंगा, इयाड़ा नाम की बात कर रहे हैं। अपने ही वर्ग के सभी 5 अक्षर हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। अंगा, इया, ड़, नाम। याद रखिएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सभी पहले व्यंजन कौन से हैं, तो सभी पहले व्यंजन काचा टाटा पा, सभी दूसरे व्यंजन खाचा टाटा पा, सभी तीसरे व्यंजन गाजा डादा बा, और सभी चौथे व्यंजन कौन से हो जाएंगे भाई? घाजा डादा बा, और सभी 5वें अक्षर कौन से हो जाएंगे? अंगा, इयाड़ा नामा। याद रखिएगा, सभी पहले अक्षर काचा टाटा पा, सभी दूसरे खाचा टाटा पा, सभी तीसरे गाजा डादा बा, सभी चौथे घाजा डादा बा, सभी 5वें अंगा, इया, ड़ा, नामा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। काचा टाटापा, सभी पहले कौन से हैं? काचा टाटापा। आपको अब लंबवत याद करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके याद करना पड़ेगा। सभी पहले अक्षर, किसी भी वर्ग के सभी पहले अक्षर कौन से हैं? काचा टाटापा। सभी दूसरे अक्षर कौन से हो जाएंगे? खाचा टाटापा। सभी तीसरे अक्षर कौन से हो जाएंगे? गाजा डादाबा। सभी चौथे अक्षर कौन से हो जाएंगे? घाजा डादाबा। और सभी 5वें कौन से हो जाएंगे? अंगा, इयाड़ा नामा। जब आपको हम पढ़ाएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आते ही आते हैं कि वहां पर पूछा जाएगा अल्प प्राण कौन सा होता है, महाप्राण कौन सा होता है, घोष कौन सा है, और सघोष कौन सा है ना, या अघोष कौन सा है। आपको इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में और आपको बता दें हम कि ये जो 5 अक्षर हैं, चाचा, जाजा, इया, याद रखिएगा, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और देख लेंगे, ये तो हो गए आपके क्या? स्पर्शी व्यंजन या चक्रीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इसको आप स्पर्शी कह सकते हैं। इतनी बात हो गई। इसके बाद बात आई थी अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से? या, वा, रा और ला। याद रखिएगा, या, वा, रा, ला, जिसमें से या और वा को हम क्या कहते हैं भाई? या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कहते हैं। याद रखिएगा,
या और वा को हम अर्धस्वर कहते हैं। इसके बाद रा को हम क्या कहते हैं? रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके बाद इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, याद रखिएगा। इन दोनों को अर्धस्वर कहते हैं, या वा को अर्धस्वर कहते हैं, इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन, ठीक है। इसके बाद बात आई थी ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन यहीं पर देख लेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन से हो जाएंगे? ऊष्म, या इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। हल्की गर्म हवा के साथ प्रेक्षित होते हैं, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं। इसको हम तालब दिशा कहते हैं, ये मूर्धनिशा होता है, दंतिसा और हा, ठीक। इसका उच्चारण हमेशा कहाँ से होता है? इसका उच्चारण हमेशा तालु की सहायता से होता है, इसीलिए इसको हम तालब दिशा कहते हैं, इसको हम तालब दिशा कहते हैं, तालब दिशा। ये इसको हम मूर्धनिशा बोलते हैं, और ये दंतिसा होता है, और इसका उच्चारण हमेशा कहाँ से होता है? इसका उच्चारण हमेशा कंठ की सहायता से होता है, ठीक। याद रखिएगा, हल्की गर्म हवा के साथ प्रेक्षित होते हैं, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है, और संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये रहे आपके स्वर और व्यंजन। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस ऐप को जरूर से जरूर भाई सभी लोग डाउनलोड करें, ठीक। आपको यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सॉल्व कराए जाते हैं हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। याद रखिएगा, इस ऐप को जरूर से जरूर आप डाउनलोड करें, ठीक। तो इसके बाद एक नए क्लास में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।